हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। कोशिश करूँगी कि हड़प्पा सभ्यता या प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चन हैं, एक ही वीडियो में कवर करने की, ताकि एक बार आपकी ना फाइनल रिवीजन हो जाए, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे और राइटिंग शायद आप लोगों को ना समझ में आए, लेकिन हाँ, वो ज़रूर है कि आप मेरी सुन लेना भई ध्यान से, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सबसे पहले आपको भूमिका डालनी है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर में स्थित सिंधु सभ्यता अपनी परिपक्वता और नगरीय सभ्यता होने के कारण महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत से ऐसे नगरीय केंद्रों का विकास हुआ जो अपने नगर नियोजन के कारण विलक्षणता लिए हुए हैं। नगर नियोजन, सिंधु सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित हैं, दुर्ग तथा नगर नियोजन, सिंधु सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित हैं, दुर्ग तथा निचला नगर। धोलावीरा इसका अपवाद है क्योंकि ये 3 भागों में विभाजित है। फिर आपको पॉइंट्स बनाने हैं। दुर्ग, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी भाग दुर्गीकृत क्षेत्र में छोटा परंतु प्रासंगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निचला नगर पूर्वीय क्षेत्र के आधार पर बड़ा है तथा यहाँ सामान्य लोग निवास करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है भाई सड़कें। सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ग्रिड पत्ती पर आधारित हैं। आप ये वाला एक इसमें चित्र बना देंगे। जल निकासी, सिंधु सभ्यता की जल निकासी की व्यवस्था वर्तमान समय में अपनाई जा रही है। नलियाँ कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से बनी होती थी। सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल बने होते थे। भवन निर्माण, हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण में इंग्लिश ब्रांड पत्ती पर आधारित थी। रिहायशी मकानों में उत्कृष्टता का अभाव है। सभी घरों के बीच में एक आंगन होता जिसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। साथ ही प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। इसके साथ साथ भी आप इसमें वो लिख सकते हैं कि इसमें रोशनदान जो है वो खिड़कियां और रोशनदान इसकी प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि आपको पता होगा मेसोपोटामिया में सिर्फ दरवाजे होते थे, खिड़कियां और रोशनदान नहीं होते थे। अन्नागार, मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार, वहीं पर हड़प्पा से 6 की कतार में 12 अन्नागार मिले हैं। स्नानागार, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है जिसका प्रयोग संभवतः सार्वजनिक स्नान के लिए होता होगा। अगला क्वेश्चन है भाई मंदिर, सिंधु सभ्यता में से किसी प्रकार के कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। निष्कर्ष, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन में अपनाई गई तकनीक वर्तमान समाज समय में भी प्रयोग में लाई जा रही है, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लेखन प्रणाली का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई बहुत। नगर नियोजन, लेखन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की लेखन प्रणाली का विस्तार से वर्णन करें। भूमिका, सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अपनी लेखन विधि के आधार पर ही इसे आद्य ऐतिहासिक समय में रखा जाता है, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे पहले क्या क्या है भाई उसके अंदर, पहला पॉइंट बनाएंगे भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि में 250 से 400 तक चिन्ह बने हुए। सिंधु सभ्यता के लोग चित्रों के माध्यम से भाव व्यक्त करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, अगला पॉइंट है अन्य नाम। इस लिपि के अन्य नाम है गोमूत्री लिपि, बुस्टेफेदन, सर्पिलाकार लिपि। लेखन का प्रकार, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आप ऐसे इसका एक चित्र सा बना सकते हैं भाई, ठीक है। चित्र बनाने से है ना थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्राचीन साक्ष्य सबसे पहले 1853 में खोजा गया। 1925 में इसे पूरी तरह से खोज लिया गया था। पढ़ने का प्रयास, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। 1925 में बेडल ने किया, परंतु इसे पढ़ा आज तक भी नहीं गया है। आकार में छोटी है, तत्कालीन सभी सभ्यताओं की लिपि से आकार में छोटी है। सबसे बड़ा चिन्ह अभिलेख जो है 26 चिन्ह वाला है। चिन्ह इस लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं। पशुओं, मानवाकृति, पक्षियों के चिन्ह अंकित है। सबसे अधिक उल्टे यू आकार के चिन्ह हैं। निष्कर्ष, सिंधु सभ्यता के लोगों को लिखने का ज्ञान था, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। अगला क्वेश्चन है भी, हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए विभिन्न स्थानों की सूची बनाएं तथा विस्तार से उसके बारे में लिखें। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल यहाँ पर 21 लाख लिखना है भी, क्योंकि पहले 12,99,600 पढ़ते थे, लेकिन अब जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 21 लाख है, ठीक है। किलोमीटर था जो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पहले त्रिभुज के आकार का था जो अब पतंग जैसा हो गया है। एक साइड में आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि उत्तर में कौन सा है, मांडा जो जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के तट पर है। पूर्व में कौन है भाई, आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर है यूपी में। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है भाई। सुतकागिंडोर जो है वो बलोचिस्तान में है, जो पश्चिमी सीमा बनाता है। सबसे पहले हड़प्पा, मतलब जो स्थान है ना मेन आप उनके बारे में लिख दें और वहाँ से एक एक दो चीज़ जो मिली है उसके बारे में लिख दें। जैसे हड़प्पा, यह सिंधु घाटी का खोजा गया सबसे पहला स्थान है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। दूसरा पॉइंट है आपका मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी।
यहाँ से विशाल स्नानागार तथा अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद है भाई चनहुदड़ो। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मन के बनाने का कारखाना प्राप्त ऐसी कोई भी चीज़ है जो नहीं है जो आपको ना आती हो, बस आपको पॉइंट्स में उस चीज़ को कवर करना है। उसके बाद है भी कालीबंगन। यह स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ खुदाई के 5 स्तर मिले हैं। शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। यह घग्गर नदी के तट पर है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। यहाँ से मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह रंगोई नदी के तट पर है। मिताथड़ हरियाणा के भिवानी जिले में मिताथड़ भी हरियाणा के भिवानी जिले में है। यहाँ से तांबे के कुल्हाड़ी मिली है। कुनाल यहाँ हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ से चांदी के मुकुट मिले हैं। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। वर्तमान में इसे हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट घोषित होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। बच्चों के पिट्ठू खेलने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। धोलावीरा यह गुजरात में स्थित है। सबसे नवीनतम खोजा गया स्थान है। 3 भागों में विभाजित है। यहाँ से जलाशय और स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोथल यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सुरकोटड़ा यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। रोजदी है भी गुजरात में है। यहाँ से हाथी के अवशेष मिले हैं। रोपड़ी है पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद है भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। सबसे पहले भूमिका वही लिखेंगे। सिंधु सभ्यता का समाज समानता पर आधारित था, क्योंकि उस समय तक किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं थी। मातृसत्तात्मक सिंधु सभ्यता में प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति से अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था। नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस समय बड़े बड़े नगर थे। तीसरा पॉइंट आप बनाएंगे शांतिप्रिय। सिंधु सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, क्योंकि किसी प्रकार के युद्ध के अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। मनोरंजन सिंधु सभ्यता के लोग पासे का खेल, नृत्य, पशुओं की लड़ाई से अपना मनोरंजन करते थे। खान पान सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। विभिन्न वर्ग समाज विभिन्न वर्ग जैसे पुजारी, व्यापारी, अधिकारी, श्रमिक में बटा हुआ था। साक्षरता सिंधु सभ्यता के लोगों को अपनी एक लिपि भी थी, परंतु दुर्भाग्य है कि इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। वेशभूषा यहाँ के लोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा पहने जाते थे। निष्कर्ष सिंधु सभ्यता का समाज विभिन्नताओं के साथ समानता के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है भी हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का वर्णन। अगर सिर्फ विस्तार आ जाए तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर हड़प्पा सभ्यता के स्थान पूछे जाएं साथ में, तो आपको जैसे मैंने बताया ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन सारे लिखने हैं। भूमिका हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 21 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह पहले त्रिभुज के आकार की थी, अब लगातार जो है पतंग जैसा आकार लेती जा रही है। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुत कागेंडोर तक फैली हुई है। इसका उत्तर से पश्चिम तक का विस्तार जो है वो 1400 किलोमीटर है, और पूर्व उत्तर से दक्षिण तक का 1400 है भी, और पूर्व से पश्चिम का 1600 किलोमीटर है। आप ऐसे मैप में ये जैसे ऐसे बना के भी इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। सिंधु सभ्यता के बहुत से सारे धार्मिक अवशेष प्राप्त होते हैं, परंतु किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। प्रकृति पूजा सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य एक मूर्ति से मिले हैं, जो कि पीपल के डालों के बीच में एक योगी की थी। मातृ देवी की पूजा हड़प्पा सभ्यता से एक मोहर मिली है, जिस पर मातृ देवी का अंकन है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। संभवतः उर्वरता की देवी है। पशुपति शिव की आराधना सिंधु सभ्यता से पशुपति शिव की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। पुरुष देवता एक मोहर में योगी के ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, जिसके चारों ओर एक गैंडा बाघ हाथी है, जिसके आसन के पास भैंसा है। पैरों के पास 2 हिरण है। जादू टोने हड़प्पा सभ्यता से ताबीज के साक्ष्य प्राप्त होते, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जादू टोनों में विश्वास करते थे। स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता से मिली एक मोहर पर स्वास्तिक का चित्रण है, जो सूर्य देवता की पूजा का प्रतीक है। मंदिर हड़प्पा सभ्यता से किसी प्रकार के कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। पशु देवता को पेड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। निष्कर्ष यद्यपि सिंधु सभ्यता से किसी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं होते, परंतु ऐसे देवी देवता के साक्ष्य मिलते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत पूजनीय हैं। उसके बाद है भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसके कारण यहाँ के व्यापार बड़े पैमाने पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं। व्यापार के साथ साथ कृषि और पशुपालन भी जीविका के प्रमुख आधार थे। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन
उसमें आपको क्या क्या लिखना है भाई। मान लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको खोल के लिख दें, नहीं तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं भी, ठीक है। सिंधु सभ्यता का अर्थ, अगर आप आगे खोल के इतना नहीं भी लिख पाएंगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि भी आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो कृषि, पशुपालन, वित्तीय प्रणाली, उद्योग, व्यापार और मापतोल। कृषि, सिंधु सभ्यता में कृषि बड़े पैमाने पर की जाती थी। इसका पता हमें बनावली से मिट्टी का हल मिलता है और कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। और अफगानिस्तान के सोतगुही से भी नहरों के अवशेष मिलते हैं। पशुपालन, यहाँ के लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर पालते थे। कुत्ते के मनुष्य के साथ दफनाए जाने के अवशेष मिलते हैं। गाय का कोई अवशेष नहीं मिलता है। उद्योग, हड़प्पा सभ्यता में चंद हुदड़ों से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। कांसे की मूर्ति बनाने में लोग काफ़ी कुशल थे। उसके बाद व्यापार, हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार का साक्ष्य चंद हुदड़ों से मिली 4 पहिए वाली गाड़ी है। बाहरी व्यापार में मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि विदेशी व्यापार भी होता था। मापतोल, वस्तुओं को तोलने में बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। और आपको पता है भाई चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग किया जाता था भाई चक्कियाँ बनाने के लिए। मापतोल बाट के लिए किया जाता था भाई चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग, है ना। और सेल खड़ी की मोहरें होती थी। वित्तीय प्रणाली, कोई धातु का सिक्का नहीं मिलता है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी। प्रमुख आयातित वस्तुएं चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से आयात किया जाता था। निष्कर्ष, सिंधु सभ्यता के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन कृषि था तो नहीं, प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। या आप देख लेना भी प्रमुख व्यवसाय कौन सा था वो आप उसमें डाल देना। उसके बाद है भी हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं माना जाता है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिया गया है। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। आप इस प्रकार से बना सकते हैं और आगे इनको डिटेल में लिख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन किसने बताया है, नदियों का सूख जाना किसने बताया है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूख जाना, आर्यों का आक्रमण, वनों का काटा जाना, भूभाग का अतिक्रमण करना और बाढ़। ये था भी हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर। उसके बाद है भी मेसोपोटामिया। ये तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पूछें तो अलग है। मेसोपोटामिया वाले में क्योंकि आपको ये है ना स्नानागार, अन्नागार, ये सारे आपको इसमें डाल देने हैं। अभी मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं करवा देती हूँ एक बार। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताएं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है जिसका संबंध अपनी तत्कालीन सभ्यताओं के साथ था। नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उस समय जो नगर नियोजन अपनाया गया वो आज भी प्रयोग में लाया जा रहा है। जल निकासी, हड़प्पा सभ्यता में उन्नत किस्म की जल निकासी का प्रयोग किया गया था। नालियां ईंटों के साथ ढकी होती थी। सफाई करने के लिए बीच बीच में मेन होल बने होते थे। आर्थिक जीवन, सिंधु सभ्यता में जीवन निर्वाह, ये जितना अभी तक पढ़ा है भाई सारे इसके अंदर जैसे आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सबके पॉइंट्स इसके अंदर डालने हैं आपको, ठीक है। तो जीवन निर्वाह का साधन कृषि था। कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। धार्मिक जीवन, सिंधु सभ्यता से काफ़ी ऐसी मोहरें प्राप्त हुई हैं जिससे पता चलता कि सिंधु सभ्यता के लोग पूजा पाठ करते थे, परंतु किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता के समाज के मात्र सत्तात्मक होने का अनुमान लगाया जाता है। समाज समानता पर आधारित था। लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, परंतु दुर्भाग्य है कि इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। कला, सिंधु सभ्यता के मूर्ति कला के अद्भुत नमूने कालीबंगन से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। चंद हुदड़ों से मनके बनाने का कारखाने सब सिंधु सभ्यता के कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। निष्कर्ष, हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक ही है। अपने उस समय के लिए किए गए कार्यों के लिए सभ्यताओं में एक विशेष स्थान रखती है। ये तो थे भी इसके जो हमने पहले बनाए थे। इसके कुछ क्वेश्चन अभी नए भी बनाए हैं, वो भी करवा देती हूँ एक बार आपको। अच्छा, ये इसी में करवा देती हूँ। आधा रहता भी आप लोगों को बनाना है। वैदिक काल, पिछली बार आया था। वैदिक काल में बलिदान एक अनुष्ठान और सामाजिक आदान प्रदान का एक रूप था। इस पर चर्चा करें। सबसे पहले भूमिका बनानी है। समय के साथ साथ धर्म के कई स्वरूप में लगातार परिवर्तन दिखाई देता है। ऋग्वैदिक धर्म में जहाँ प्रार्थना को महत्व दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना का स्थान यज्ञ तथा बलि ने ले लिया है। परिवर्तन, जहाँ ऋग्वैदिक काल में प्रार्थना, प्रकृति, धर्म की सादगी पर बल दिया गया है, वहीं उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, बलि तथा जटिल कर्मकांड का समावेश हो गया है। ब्राह्मणों का वर्चस्व, यज्ञ बलि का महत्व बढ़ने के साथ ही ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत होने लगी थी। उसके बाद है भाई राजा तथा सामान्य जन का योगदान। यज्ञ तथा बलि में समय के साथ साथ राज्य और जन सामान्य का भी हिस्सा लेने लगे थे। यज्ञ के प्रकार राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद भाई ये मैंने अभी तक बनाया नहीं है क्योंकि मेरे को इतने अच्छे से समझ नहीं आया था क्वेश्चन, और मैं अटैम्प्ट भी नहीं करके आई थी पेपर में। सिंधु संस्कृति, सरस्वती सांस्कृतिक क्षेत्र में एक रूपता और विविधता दोनों ही प्रदर्शित, मतलब सिंधु जो सरस्वती क्षेत्र यानी कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार जो है एकता भी थी और विविधता दोनों देखने को मिलती, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना था।
भूमिका। सिंधु सरस्वती सभ्यता को हड़प्पा तथा कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता में एक रूपता और विविधता दोनों ही देखने को मिलती हैं। नगर नियोजन। नगर नियोजन में जहां मानकीकृत ईंटें, आकार, योजना और निर्माण में एक रूपता दिखाई देती है, वहीं पर स्थापत्य शैली और निर्माण में क्षेत्रीय विविधता देखने को भी मिलती है। लेखन प्रणाली। सिंधु सभ्यता से प्राप्त लेखन में कलाकृतियों में जहाँ एक रूपता दिखाई देती है, वहीं पर विभिन्न क्षेत्रों में लिपि के जो है उपयोग में विभिन्नता है। उसके बाद है व्यापार। इस सभ्यता में मापतोल की मानकीकृत प्रणाली का उपयोग एक रूपता को दर्शाता है, वहीं पर विभिन्न क्षेत्रों ने विशिष्ट वस्तुओं के निर्माण में विशिष्टता हासिल की होगी, जो विविधता को दर्शाता है। भौतिक संस्कृति। मिट्टी के बर्तन, मोहर, आभूषणों में जहाँ समानता देखने को मिलती है, वहीं पर बर्तन, आभूषण, मोहर निर्माण की शैली में विविधता भी दिखाई देती है। सांस्कृतिक प्रथाएं। सामूहिक रीति रिवाजों में विशाल स्नानागार में स्नान करना एक रूपता को दिखाता है, वहीं विभिन्न धार्मिक मूर्तियां, मोहरें विभिन्नता को दर्शाती हैं। निष्कर्ष। सिंधु सरस्वती सभ्यता ने अपनी को विभिन्न पहलुओं में एक रूपता और विविधता दोनों में प्रदर्शित किया है। इसके बाद एक मिनट भाई, इसके एक दो क्वेश्चन और हैं जो अभी रहते हैं, वो मैं आपको इसमें से करूँगी। एक मिनट रुको भाई, एक तो इतने नोट्स हो रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा कि है कौन सा नोट्स। हड़प्पा सभ्यता के भौतिक जीवन का वर्णन करें तथा विदेशों के साथ इसके संपर्कों की चर्चा करें। 5+5 में है भाई ये वाला क्वेश्चन। तो भूमिका। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक जीवन से जुड़े नगर नियोजन प्रणाली जैसी विशेषताएं अद्भुत है। इस सभ्यता ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विदेशों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन बड़ा ही विशिष्ट था। नगर को 2 भागों में बांटकर कच्ची पक्की सड़कों का प्रयोग, उत्तम जल निकासी प्रणाली, समकोण पर काटती सड़कें, स्नानागार, अन्नागार विशिष्ट थे। जीविका। इस सभ्यता के लोग कृषि पर निर्भर होने के साथ साथ पशुपालन और व्यापार भी करते थे। व्यापार। आपको सबसे पहले तो प्रश्न को ही समझना है, पूछा क्या गया है। व्यापार। इस सभ्यता के लोग 5 नंबर में ये नगर नियोजन वाली सारी चीज़ें, भौतिक संस्कृति पूछी है भाई। आंतरिक बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार करते थे। कच्चा माल विभिन्न स्थानों से मंगवाने के परिमाण मिलते हैं। औजार। इस सभ्यता के लोग पत्थर के औजारों के साथ साथ कांसे के औजारों का भी प्रयोग करते थे। चाक। यहाँ के लोग कुम्हार के चाक का प्रयोग करने में बहुत कुशल थे। बर्तनों पर अनेक रंगों की चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। मापतोल। हड़प्पा सभ्यता में मापतोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। तोल के लिए समांतर चट नामक पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम वस्तु इसकी मोहर मानी जाती है। सेल खड़ी पत्थर से बनी होती थी। शिक्षा। शिल्प। इस सभ्यता से मिट्टी की मूर्तियों के साथ साथ कांसे की मूर्तियां भी मिली हैं। धर्म। मातृ देवी प्रकृति को बढ़वा सांड की पूजा के साक्ष्य के साथ साथ मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन के कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, न ही किसी प्रकार के युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं। विदेशों के साथ संबंध। अफगानिस्तान और ईरान। उत्तरी अफगानिस्तान में हड़प्पा के लोगों ने अपनी वाणिज्य बस्ती स्थापित कर रखी थी। यहाँ से मध्य एशिया के साथ व्यापार होता था। मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ संबंध। हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं, जो सिद्ध करती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ थी। मेलुहा शब्द का प्रयोग व्यापारिक संबंध को दर्शाता। आपको पता भी मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग होता था। अरिका मेडू से रोमन सिक्के मिलते हैं जो व्यापारिक संबंधों की व्याख्या करते हैं। ओमान। हड़प्पा सभ्यता में ओमान से तांबा बड़ी मात्रा में हड़प्पा में आता था। निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता अपने दौर की महत्वपूर्ण सभ्यता थी, परंतु इस सभ्यता की लिपि को न पढ़े जाने के कारण अभी भी बहुत से पहलू अनछुए हैं। आने वाले समय में भौतिक जीवन तथा विदेशों के साथ संबंधों को शायद और अधिक जाना जा सके। मृण मूर्तियाँ एवं मोहरें हड़प्पा लोगों की धार्मिक प्रथाओं पर प्रचुर प्रकाश डालती हैं। विवेचना करें। भूमिका। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प और तकनीक के बारे में बेहतर जानकारी रखते थे। यह इस बात से सिद्ध होता है कि इस सभ्यता में कांसे और पत्थर की मृण मूर्तियां और मोहरें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। मातृ देवी की मृण मूर्तियां। सिंधु सभ्यता से मातृ देवी की मृण मूर्ति बड़ी मात्रा में मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता से एक ऐसी मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें जो प्रकृति पूजा है भाई, उसका आपको पॉइंट बनाना है। स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः प्रकृति पूजा का साक्ष्य देता है।
उसके बाद है भी पुरुष देवता। हड़प्पा सभ्यता में कुछ मूर्तियों पर दाढ़ी मूछ वाले पुरुषों की आकृति जो पुरुष देवता की पूजा का संकेत देते हैं। पशु देवता एक जगह से एक सींग वाले देवता के मिट्टी का बना हुआ मखोटा प्राप्त हुआ है जो दर्शाता है कि पशु का देवता का के रूप में माना जाता था। स्वास्तिक हड़प्पा से मिली मूर्तियों पर स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है जिसका प्रयोग आज भी किया जा रहा है। मोहरे योगी का चित्रण। हड़प्पा से एक ऐसी मोहर मिली जो पशुपति के रूप में मानी जाती है। वृक्ष पूजा। एक मोहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता का चित्र यह दर्शाता है कि हड़प्पा के लोग वृक्ष की पूजा भी करते थे। पशु पूजा। हड़प्पा सभ्यता में मिली काफ़ी मोहरों पर एक सींग वाला एवं कुब्बड़ वाला सांड की आकृति मिलती है जो बताती है कि ये इस सभ्यता के प्रमुख पशु थे। उसके बाद भी आप ऐसे देखो मृण मूर्तियाँ हैं ना, ऐसे बना सकते हो। मातृ देवी की मृण मूर्ति, प्रकृति पूजा, समाज, पुरुष देवता, पशु देवता, ये तो मृण मूर्तियाँ होंगी। जो मोहरे हैं वो क्या है भाई, एक तो योगी का चित्रण है, वृक्ष पूजा है, पुरुष देवता है और कुब्बड़ वाला सांड। उसके बाद है भी मेसोपोटामियाई सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य उपस्थित प्रमुख समानता और अंतर का वर्णन करें। कि समानता 5 नंबर में आपको समानता लिखनी है और 5 ही नंबर में आपको असमानता लिखनी है। ठीक है। भूमिका। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला और फ्रात नदियों के किनारे वर्तमान इराक क्षेत्र में हुआ था। वहीं पर हड़प्पा सभ्यता का विकास भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर में हुआ था। अब समानता क्या क्या है। ईंटों का प्रयोग। दोनों ही सभ्यताओं में धूप में सुखाई गई ईंटों का बड़े पैमाने पर प्रयोग मिलता है। कृषि और व्यापार। दोनों सभ्यताएं प्रमुख तौर पर कृषि और व्यापार पर निर्भर दिखाई देती हैं। मृद भांड। दोनों सभ्यताओं से पाए गए मृद भांडों में काफ़ी समानता पाई गई है। सिंचाई व्यवस्था। दोनों सभ्यताओं से बड़े स्तर पर सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं। मोहरे। दोनों सभ्यताओं में बड़े पैमाने पर मिट्टी के मोहरे प्राप्त होती हैं। स्तुति गान। समाज में समारोह के लिए स्तुति गान के प्रमाण दोनों में ही मिलते हैं। लेखन। दोनों सभ्यताओं में लेखन के प्रमाण मिलते हैं। सामुद्रिक व्यापार। दोनों सभ्यता में समुद्र से व्यापार करने का साक्ष्य मिलता है। मार्टिन व्हीलर कहता है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से ही हुई है। फिर है विषमता। मोहरे। हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादातर वर्गाकार और आयताकार मोहरे मिली हैं जबकि मेसोपोटामिया से बेलनाकार मोहरे मिली हैं। लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, वहीं पर मेसोपोटामिया की लिपि कीलाक्षर है। नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन विशिष्ट प्रकार का था, वहीं पर मेसोपोटामिया में नगर नियोजन जो है वो कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। प्राकृतिक सौंदर्य युक्त चित्र मिलते हैं जबकि मानव आकृति चित्र अधिक मात्रा में मिलते हैं। उसके बाद है भाई मंदिर। हड़प्पा सभ्यता किसी प्रकार के कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं, वहीं पर मेसोपोटामिया में मिले मंदिर कुछ सामान्य घरों जैसे होते थे। देवी देवता। हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति की पूजा के साथ साथ कुब्बड़ वाले सांड पशुपति की पूजा की जाती थी। वहीं पर मेसोपोटामिया में उर इनाना ड्रैगन प्रमुख देवी देवता थे। मकान। हड़प्पा सभ्यता में बनाए गए मकानों में खिड़की रोशनदान रखे गए हैं जबकि मेसोपोटामिया के मकानों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। निष्कर्ष। कालक्रम की समानांतरता और आपसी व्यापारिक संपर्कों के कारण हम दोनों सभ्यताओं में समानता के साथ साथ विषमता भी देखते हैं। ये तो यहाँ तक हो गए हड़प्पा सभ्यता वाले जो क्वेश्चन अभी हमने बाद में किए थे। अब है अगर बीच में कोई आ गया तो भी बीच वाला भी करवा दूंगी। 1 मिनट रुक जाओ, वैदिक सभ्यता और निकाल लेती हूँ। अच्छा, एक साथ में भी करवा दूं भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से और एक बार और बनाया था भाई, लेकिन वो मेरे को मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ लिखा था। अगर किसी बच्चे के पास भेजा हुआ तो बता देना। ठीक है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर स्पष्ट करिए। पहले का ही नोट्स बनाया हुआ है पेपर में, सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था भाई। भूमिका। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ होता है। इसके कालक्रम के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु सर्वमान्य कालखंड 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता है। वहीं वैदिक सभ्यता का आरंभ सिंधु सभ्यता के बाद माना जाता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। वह समय है जब साहित्य लेखन आरंभ हो चुका था। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर भाई, जब हमने पॉइंट्स बनाए थे ना तो मैंने इस प्रकार से बनाए थे। समाज, जैसे समाज को अंडरलाइन किया, प्रमुख देवता, इस प्रकार से। ठीक है। तो आप इसमें भी अभी अपने वो कर सकते हैं, मैं एक बार बता रही मोटा मोटा। ठीक है। यह नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, यह मातृ सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक थी। प्रमुख पशु जो है वो कुब्बड़ वाला सांड था। गायें सबसे प्रमुख पशु थे। नियोजन की व्यवस्था थी, सामाजिक नियोजन था। युद्ध से परिचित नहीं थे, गायों के लिए युद्ध होता था। कांसे की खोज हुई, इसमें लोहे की खोज हुई। कृषि प्लस व्यापार था, कृषि प्लस
पशुपालन था। शिव और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इंद्र महत्वपूर्ण देवता हो गया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं, जबकि वैदिक सभ्यता के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। निष्कर्ष, उपयुक्त असमानता के होते हुए भी दोनों सभ्यताओं में कुछ समानता भी थी, जैसे किसी धार्मिक स्थल के साक्ष्य किसी सभ्यता से नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में प्रचलित गणितीय प्रणाली वैदिक गणित के सहायक बनी। दोनों में समानता और असमानता के तत्व हैं, यद्यपि दोनों ही भारत की प्राचीन सभ्यता हैं। दोनों की अपनी विशेषताएं हैं, जिसके कारण भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। उसके बाद है भी वैदिक समाज। हड़प्पा सभ्यता वाले मेरे को लगता है सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देख लेंगे। वैदिक समाज की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। भूमिका। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ वह वैदिक सभ्यता कहलाई, जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक समाज की जानकारी के प्रमुख दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत तथा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख। वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी के अभिलेख स्रोत में एशिया माइनर का बोगाजकोई का अभिलेख मिलता है, जो तुर्की से मिला है, जिसमें 4 देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का वर्णन है। ईरान का कस्सी अभिलेख। आपको बोगाजकोई अभिलेख का सबको पता है भाई, ठीक है। 1600 ईसा पूर्व में पुराना ये 1600 ईसा पूर्व पुराना है, बताता है कि कुछ आर्य ईरान से भारत में आए थे, ठीक है। ईरान का जो कस्सी अभिलेख है ना, ये कहता है कि ईरान से जो है वो भारत में आए थे। साहित्यिक स्रोत। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य ही है। भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के समृद्ध प्राचीन साहित्य में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये वाला से एक है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को आरंभिक वैदिक साहित्य या स्तुति और उत्तर वैदिक साहित्य में विभाजित किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। थोड़ा थोड़ा आप ऋग्वेद चारों के बारे में लिख देना भाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप सिर्फ ऋग्वेद वेद के बारे में ही लिखे। तो चारों वेदों के नाम लिखकर एक एक दो लाइन आप लिख दें। ऋग्वेद ये ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। पढ़ने वाले ऋषि होत्री है। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। इसमें आर्यों की राजनैतिक जानकारी मिलती है। 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की वर्णन है। सामवेदीय संगीत का जनक है। इसका पाठककर्ता जो वो उदात्री कहलाता है। यजुर्वेदीय गद्य और पद्य दोनों में है। पाठककर्ता अधुर्वर्य। वैदिक कर्म कांडों का इसमें संकलन है। अर्थवेद अर्थवा ऋषि द्वारा गाया गया है। जादू टोना, अंधविश्वास, रोग निवारण की जानकारी देता है। उसके बाद वेदांग। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग सबको पता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद हैं। पुराण। उसके बाद है पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाएं। क्रमबद्ध विवरण मिलता है। भी संख्या में कुल 18 है। रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्वा थे। ब्राह्मण। ये वैदिक से उत्तर वैदिक ब्राह्मणवादी समाज की प्रगति को बताते हैं। आरण्यक। ये जंगलों में लिखे गए थे। ये ब्राह्मणों के अंतिम अंश हैं। उपनिषद। इसका अर्थ है गुरु के समीप। कुल संख्या 108 मानी जाती है। सूत्रों की विशेषता कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। स्त्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। निष्कर्ष, वैदिक साहित्य को भारत में हिंदू धर्म की स्थापना का पत्थर कहा जा सकता है। आरंभिक और बाद का वैदिक साहित्य हमें प्राचीन भारत की सांस्कृतिक अवस्था की सटीक जानकारी देता है। आप यह क्यों कहते हैं कि आरंभिक शहरीकरण का कारण प्राकृतिक प्रजनन क्षमता और खाद्य उत्पादकता का उच्च स्तर नहीं था? अभी ये क्या कारण थे कि जो आरंभिक शहरीकरण हुआ उसमें प्राकृतिक प्रजनन क्षमता और खाद्य उत्पादन का उच्च स्तर ही सिर्फ एक कारण नहीं था, ठीक है। तो भूमिका। शहरीकरण का मतलब अच्छी तरह से विकसित कस्बों और शहरों में रहने वाली आबादी का संवर्धन है। शहरीकरण के लिए प्राकृतिक प्रजनन और खाद्य उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु आरंभिक शहरीकरण में इतने उच्च स्तर पर नहीं थी। प्राकृतिक प्रजनन और खाद्य उत्पादन होता क्या है भी? प्राकृतिक प्रजनन और खाद्य उत्पादन। किसी भी शहरीकरण के विकास के लिए प्राकृतिक प्रजनन और खाद्य उत्पादन महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। उर्वरक और खाद्य का प्रयोग करके प्राकृतिक रूप से उत्पादन करने की क्षमता के रूप में प्राकृतिक प्रजनन क्षमता को परिभाषित किया जाता है। यह कृषि का विकास का भी आधार होता है। शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती से इतनी उपज हो कि वह ग्रामीण के साथ साथ शहरी लोगों का भी पेट भर सके। प्राकृतिक रूप से उपजाऊ भूमि अधिक से अधिक खाद्यान्न प्रदान करने में समर्थ होती है, परंतु केवल प्राकृतिक प्रजनन और खाद्य उत्पादन का उच्च स्तर ही शहरीकरण का कारण है, ये सत्य नहीं, क्योंकि शहरीकरण के लिए कई अनिवार्य कारक जैसे उद्योगों का विकास होना, उन्नत व्यापार होना, लेखन कला का विकास होना, श्रम विभाजन, कुशल परिवहन व्यवस्था जो शहरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है ना, वो इसमें आपको लिखने हैं। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि शहरीकरण के विकास में प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर के महत्व के साथ साथ अन्य कारक भी होते हैं, और आरंभिक शहरीकरण में तो इन्हीं कारकों का अधिक महत्व रहा है। द्वितीय नगरीकरण।
पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण किस काल में और कब आरंभ हुआ? भूमिका। प्राचीन भारत में नगरों के उदय और विकास की प्रक्रिया को नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। भारत में नगरों का उदय सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में हुआ, जो प्रथम नगरीकरण कहलाया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग के साथ ही द्वितीय नगरीकरण आरंभ हुआ। द्वितीय नगरीकरण यह अवस्था अन्यास निर्मित नहीं हुई है, बल्कि इस समय की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नए व्यवसायों का उदय होना। कृषि अधिशेष के आधार पर अनेक नए व्यावसायिक वर्गों का उदय हुआ। इसका कृषि से कोई संबंध नहीं था। इनके निवास स्थान नगर का आकार लेने लगे। नई बस्तियों का उदय होना। नए व्यवसायों के उदय के साथ ही ऐसी बस्तियों का भी निर्माण हुआ जहाँ एक ही प्रकार के व्यवसायी रहते थे। ऐसी बस्तियां बाजारों और बाजारों से व्यवसायिक केंद्रों और नगरों में परिवर्तित हो गई। इसे नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। उसके बाद है भाई राजनैतिक परिवर्तन। नगरीकरण की प्रक्रिया राजनैतिक परिवर्तन को भी प्रभावित किया। महाजनपदों के उदय के साथ ही राजधानी केंद्रों के रूप में नगरों का विकास हुआ। सामाजिक संरचना। नगरीय संरचना में उत्तर वैदिक सांस्कृतिक योगदान रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा, ये शायद भी यहाँ आएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक, पता नहीं भी कहाँ से क्या लिख रखा है। सामाजिक संरचना। नगरीय संरचना को नगरीय संरचना में योगदान रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आर्थिक परिवर्तनों के कारण वैश्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। वैश्यों की आर्थिक संपन्नता ने अंग्रेजों के नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष इस प्रकार, इसमें ये भी आ सकता है भी लोहे की भूमिका। इस समय जिन नगरों का उत्थान और विकास हुआ उनमें लोहयुगीन नगर कहा गया है। लोहे की जानकारी और इसका प्रयोग ने न सिर्फ गंगा घाटी में प्रसार में सहायता पहुंचाई, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी प्रगति ला दी। निष्कर्ष इस प्रकार इस काल में लोहे के ज्ञान और कृषि में व्यवहार तथा नए नए व्यापार तथा उद्योगों ने नगरीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद भाई अभी इसमें 1-2 क्वेश्चन और रहता है वैदिक सभ्यता का, वो और करवा देती हूँ, फिर हमारा वैदिक वाला पूरा हो जाएगा। यहाँ से है भाई वैदिक ग्रंथों में भौगोलिक विस्तार लिखें। भूमिका। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस नगरीय सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता। 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल मुख्यतः आर्यों से संबंधित है। जो भी आधार है वो आर्यों की ही देन है। वैदिक सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता के रूप में आर्यों को स्वीकार किया जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम और सभ्य। आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैक्स मूलर ने 1855 में किया था। ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्य कोई प्रजाति अथवा नस्ल सूचक शब्द नहीं है, यह एक भाषा सूचक शब्द है। ये लाइन ध्यान से लिख देना भी कि जो आर्य हैं वो कोई प्रजाति अथवा नस्ल सूचक शब्द नहीं है, बल्कि यह भाषा सूचक शब्द है। आर्यों के विकास निवास से संबंधित सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य भारत के ही निवासी थे। धीरे धीरे परिवर्तन विकसित रूप धारण करते गए। विसरणवादी सिद्धांत। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सभ्यता का विस्तार। इस सिद्धांत के अनुसार यह भारत से बाहर के थे। सबसे विश्वसनीय सिद्धांत मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया के थे। आर्य भौगोलिक विस्तार। आर्य भारत में कहीं से भी आए हों, उनका भारत के एक बड़े क्षेत्रफल पर निवास था। इनका विस्तार सतलुज नदी से यमुना नदी के बीच था। इसकी पूर्वी सीमा तिब्बत और हिमाचल, पश्चिमी अफगानिस्तान तथा उत्तरी तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण अरावली की सीमाओं में था। ये क्या कह रहा है भी, पहले तो ये बताया है कि 2 प्रकार से था, फिर आर्यों का अर्थ क्या है, आर्य आए कौन से थे, उसके आने से संबंध। एक तो विकासवादी सिद्धांत है। विकासवादी का मतलब ये है कि भारत के ही थे और धीरे धीरे विकास हुआ। विसरणवादी क्या है कि दूसरे स्थान से आकर यहाँ पर बस गए थे। अब ये क्या कह रहा है कि चाहे आए कहीं से भी हो, लेकिन एक बड़े भाग पर इनका अधिकार था। जो इसकी उत्तर सीमा थी ना, इसकी पूर्वी सीमा तिब्बत थी। तिब्बत और हिमाचल थे। पश्चिम अफगानिस्तान तथा उत्तर में तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण में अरावली की सीमाएं थीं। इन्हें सिंधु प्रदेश का भी ज्ञान था। इन्हें सरयू, यमुना और गंगा का भी ज्ञान था। सिंधु क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है। निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद में मिले नदियों का उल्लेख वैदिक समाज के भौगोलिक विस्तार का वर्णन करता है। इसके साथ ही भी एक समुद्र की जानकारी बड़ा इसी में आ जाता है। क्या वैदिक काल के लोग समुद्र से परिचित थे? समुद्र। ऋग्वेद में 4 समुद्रों की चर्चा की गई है। इसमें शायद दक्षिण क्षेत्र के राजस्थान के समुद्र से इसका परिचय तर्कसंगत प्रतीत होता है। समुद्री व्यापार की चर्चा मिलती है, यद्यपि समुद्र से सामान्यतः विशाल जलराशि का तात्पर्य लगाया जाता था। उसके बाद है भी वैदिक समाज के समतावादी स्वरूप की तुलना में उत्तर वैदिक काल में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। कि
वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इनमें आपको अंतर बताना है। भूमिका, पूर्व वैदिक काल, समाज का तात्पर्य ऋग्वैदिक समाज से है, जहाँ समता मूलक था। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था संयोग और सहभागिता पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में असमानताएं उत्पन्न हो गई थी। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो उत्तर वैदिक काल में संकीर्ण स्वरूप में प्रकट होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई। उसके ये आपको पॉइंट बनाने हैं भाई, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, परिवार, ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। पिता परिवार का मुखिया होता था, उसी के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती थी। उत्तर वैदिक काल आते आते इस संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में बहुविवाह वर्जित था, परंतु राजवंशों तथा उच्च वर्णों में बहुविवाह प्रचलन में था। दहेज प्रथा नहीं थी। एक ही गोत्र के तथा एक पूर्वजों के लोगों का विवाह उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह से वर्जित हो गया था। नारी की स्थिति, ऋग्वैदिक काल में स्त्री का स्थान सामान्य था, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। इस काल में अपाला, लोपा, मुद्रा, घोषा प्रमुख महिलाएं थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आई, उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए गए। कुप्रथाएं, वैदिक काल में दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथा नहीं थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में बहुत सी कुप्रथाएं आरंभ हो गई थी, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह। गोत्र व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था नहीं थी। इस व्यवस्था का उत्तर वैदिक युग में हुआ था। आश्रम व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में चार वर्ण व्यवस्था थी, कोई आश्रम व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला। राजनैतिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में विस्तृत समूह था, शासक के सीमित अधिकार प्राप्त थे, राजा को सभा और समिति का विशेष महत्व था। राजस्व व्यवस्था का स्वरूप निश्चित नहीं था। वहीं उत्तर वैदिक युग में जनपद का विस्तार हुआ, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, सभा और समिति जैसी संस्था का महत्व कम हो गया। स्थायी राजस्व, आर्थिक परिवर्तन, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, वहीं पर उत्तर वैदिक काल में कृषि। ऋग्वैदिक युग में गाय अजन्य थी, पर उत्तर वैदिक युग में घोड़ा प्रिय पशु हो गया था। नगरीकरण का आरंभ हो गया था उत्तर वैदिक काल में। भाई नगरीकरण आप एक पॉइंट भी बना सकते हैं। धार्मिक जीवन, ऋग्वैदिक काल के लोग प्राकृतिक पूजक और बहुदेववादी, प्रमुख देवता इंद्र था, वहीं पर उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया था। निष्कर्ष, इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में समतावाद की भावना का प्रबल था, जो उत्तर वैदिक युग आते आते समाप्त हो गया था। ये वाले हमने करवा दिए भाई। इसके बाद आता है आपका मौर्य वाला, है ना। इसके बाद मौर्य साम्राज्य वाला आ जाएगा, इसी में से करवा देती हूँ भाई। मगध वाला रहता भी, वो और करवाना इसी में। मगध के उत्कर्ष के कारणों की चर्चा करें। भूमिका, 6 से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व 4 महाजनपदों की सर्वोच्चता स्थापित होने का कालखंड रहा। ये 4 महाजनपद थे भाई, मगध, दूसरा काशी, कौशल, वत्स और अवंती। इनमें भी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना वृहदत्त के द्वारा की गई थी। सबसे प्राचीन साक्ष्य मगध का अर्थवेद से मिलता है। इसके साथ ही महाभारत तथा पुराणों में भी मगध का उल्लेख है। मगध के उत्कर्ष के कारण क्या क्या थे? सबसे पहले भी महत्वाकांक्षी राजा। मगध की राजगद्दी पर जितने भी राजा बैठे थे वे सभी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। उनके अंदर अपने साम्राज्य विस्तार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु। स्थिति, मगध के उत्कर्ष में उसकी स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण अभेद्य है। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, गंडक व सोन नदियों के किनारे पर स्थित होने के कारण अभेद्य। हाथियों की भूमिका, मगध के उत्कर्ष में हाथियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इनकी सहायता से बंजर भूमि को साफ करके उपजाऊ बनाया जाता था। वहीं यूनानी स्रोतों से पता चलता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। मगध की सेना के शक्तिशाली होने का कारण उनकी गज सेना थी। उपजाऊ भूमि गंगा और सोन नदी के संगम पर होने के कारण मगध महाजनपद की मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। जलोढ़ मृदा के कारण किसानों की पैदावार अधिक होती थी, जिसके कारण किसान वर्ग की समृद्धि थी। प्राकृतिक संसाधन, लोहे के समृद्ध भंडार, मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी के विस्तृत बिल्कुल समीप होने के कारण भी मगध का उत्कर्ष हुआ, क्योंकि लोहे से कृषि क्षेत्र तक मजबूत हथियार बनाए जाते थे। मगध के शासकों ने लोहे के मजबूत शस्त्रों का निर्माण करवाया। निष्कर्ष, 16 महाजनपदों में अपनी स्थिति तथा अन्य कारणों के कारण मगध अपने वर्चस्व को स्थापित करने में सफल रहा। यही कारण है कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। वैशाली के लिच्छवी बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। कैसे वर्णन करें? लिच्छवी गणराज्य की संगठित शासन पद्धति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी
मिथिला के विधेय तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक प्रमुख थे। इनमें से भी लिच्छवी अधिक शक्तिशाली गणराज्य था जो बुद्ध काल में उभरा। वैशाली का लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र है जो कि वज्जी की राजधानी था। इसकी स्थापना 500 ईसा पूर्व में हुई थी। विभिन्न मत। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। नेपाल की वंशावली के अनुसार ये सूर्यवंशी थे। सरवहेल के अनुसार शाक्य तथा लिच्छवी दोनों एक ही शाखा के थे। मनु के अनुसार क्षत्रिय थे। V.S. स्मिथ के अनुसार तिब्बत से आए थे। इस प्रकार भारतीय परंपरा के अनुसार अलग अलग इसके मत थे भाई, ठीक है। इनको क्षत्रिय माना है। वैशाली की भव्यता। महानतम जातक के अनुसार वैशाली समृद्ध और वैभवशाली नगर था। इसके सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार थे। रूपन जातक के अनुसार यह चारों तरफ से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दीवार एक दूसरे से 1 योजन दूरी पर थी। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के लिए महावन में कुटागरशाला का निर्माण करवाया था जहां इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। लिच्छवी एक शक्तिशाली गणराज्य। आप ऐसे बना सकते हैं भी, जैसे धनी समृद्ध, घनी समृद्धशाली और घनी आबादी, सुंदर भव्य चैत्य तथा विहार, स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रेमी जनता। बौद्ध साहित्य में वर्णन मिलता है लिच्छवी का गणतंत्र और शासन व्यवस्था। गणतंत्र। वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा गणतंत्र की स्थापना की गई थी जिसकी गणतंत्र तथा शासन प्रणाली थी। इस प्रणाली में एक राजा होकर छोटे छोटे संघ तथा गण, मतलब राजा ना होकर छोटे छोटे गण और संघ थे। प्रत्येक संघ का एक शासक होता था जो राजा कहलाता था। उसके बाद है भी शासन व्यवस्था। गणतंत्र व्यवस्था में संपूर्ण राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता था। प्रत्येक इकाई का शासक अलग होता था। इसकी सहायता के लिए उपराजा, सेनापति, भंडागारिक आदि होते थे। युद्ध अथवा संधि के सभी महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय संस्था के माध्यम से ही लिए जाते थे। संस्थागार के सभी लोग उपस्थित होते थे। प्रस्ताव पर गुप्त मतदान करवाया जाता था। विभेद की स्थिति में समिति के पास भेजा जाता था। न्याय व्यवस्था। लिच्छवी गणतंत्र में न्याय के लिए 8 न्यायालय होते। दंड देने का अधिकार राजा के पास होता, परंतु तभी दे सकता था जब अन्य 7 न्यायालय इस बात की सहमति दे दें। स्थानीय सब शासन। गांव का शासन आज की तरह ही पंचायत के माध्यम से चलाया जाता था। गांव के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरपंच तथा पंचों के माध्यम से लिए जाते थे। निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणतंत्र व्यवस्था में राज्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से मजबूत होता है। इसलिए लिच्छवी का गणराज्य भी एक शक्तिशाली गणतंत्र था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी, भारत पर सिकंदर के आक्रमण तथा इसके प्रभाव पर चर्चा करें। भूमिका। सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। वे फिलिप का पुत्र तथा रस्तु का शिष्य था जिसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी उत्तर राज्य छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। सिकंदर ने आक्रमण क्यों किया था भाई? धन की प्राप्ति के लिए। विश्व विजय का सपना था। यूनानी लेखन में उसकी प्रशंसा थी और प्रकृति प्रेमी। भारत में प्रवेश। सिकंदर ने भारत में खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। सिंधु तक पहुंचने में से 5 महीने का समय लग गया था। भारत पर पहला आक्रमण। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण पाटलिपुत्र के शासक आम्भी तथा पोरस पर किया था। पोरस जो है वो काफी समृद्ध शासक था। हाइडेस्पेसिस का युद्ध। इस युद्ध को झेलम में चिनाब का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि यह चिनाब नदी के किनारे लड़ा गया था। पोरस ने सिकंदर का सामना किया परंतु सिकंदर उनसे हरा दिया था। भी कठ जातियों की पराजय। सिकंदर ने कठ जातियों को भी प्रशस्त किया था। अब आप देखना भी, एक हमारे क्वेश्चन आया था जो वर्ल्ड हिस्ट्री का था कि यूनानी सभ्यता का दर्शन, इतिहास, कला, इनके बारे में आपको बताना था। तो ये आप लिख सकते थे, भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव, क्योंकि यूनानी सभ्यता का भी सेम प्रभाव हुआ था। भारतीय और यूनानियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होना, गांधार शैली का विकास होना, मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होना, व्यापारिक मार्ग होना, यूनानी उपनिवेश बुकाफेला और सिकंदरिया यहाँ पर बने थे। निष्कर्ष। सिकंदर विश्व विजय करने का सपना रखता था परंतु अल्प आयु में मृत्यु के कारण यह पूरा नहीं हो सका, परंतु फिर भी यह सिकंदर महान के नाम से विश्व विख्यात है। इन्हीं के आक्रमणों के कारण ही भारतीय संस्कृति का जुड़ाव जो है यूनानी संस्कृति से हो पाया था। अगला को है भाई, ये यूनानी आक्रमण था। अगला है ईरानी। ईरान के भारत पर आक्रमण की चर्चा करें। भूमिका। जिसमें भारत, अच्छा भाई ये मैं खुद से टेस्ट लगाती थी याद करके, यहाँ टाइम लिखा हुआ है आप देख लेना, 9 मिनट। उसके बाद ये मैंने 10 मिनट में पूरा किया था। जितने भी क्वेश्चन हैं सब के ऊपर टाइम मिलेगा आपको। ये देखो, ये 12 मिनट में तो टिप्स पर याद थे भाई ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। तो जितना आप बारी बारी में पढ़ेंगे सुनेंगे उससे चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। तो ये इसलिए बना रही हूँ वीडियो ताकि एक लास्ट टाइम आपकी फास्ट रिवीजन हो जाए। ईरान के भारत पर आक्रमण की चर्चा करें। भूमिका। जिसमें भारत में मगध के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय ईरान में हकमनी वंश अपने साम्राज्य में, जिस टाइम यहाँ मगध का विस्तार हो रहा था वहाँ पर ईरान में हकमनी वंश का विस्तार
हो रहा था और वो दूसरे राष्ट्रों पर जो है आक्रमण कर रहे थे। अब यूनानी आक्रमण के कारण क्या थे? क्योंकि भारत में छोटे छोटे राज्य थे, यहाँ पर राजनीतिक अराजकता थी, शक्तिशाली शक्ति का अभाव था, ये इसके कारण थे। पहला विदेशी आक्रमण साइरस द्वितीय के द्वारा 550 बीसी में किया गया, लेकिन ये असफल था। सफल आक्रमण कौन करता है भी? दारा प्रथम करता है। पहला सफल विदेशी आक्रमण, भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण हकमनी वंश के दारा प्रथम के द्वारा किया गया था। इस बात का पता हमें कहाँ से चलता है? जो उसके अभिलेख थे ना भाई, बहिस्तून, नक्शेरुतम और एक कौन सा था? पर्सिपोलिस, इससे मिलता है। प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार यह दारा प्रथम का 20वां प्रांत था और इसे दारा प्रथम को यहाँ से 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था। अब ईरानी आक्रमण के क्या क्या प्रभाव हुए थे आप लोगों को पता है भी। अभिलेख लिखने की परिपाटी यहीं से शुरू होती है, अशोक को यहीं से प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ईरानी सिक्के चलाए, खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, ईरानी प्रस्तावना का प्रभाव पड़ा, स्थापत्य का विकास हुआ और यूनानी आक्रमण हुआ। आपको पता है सिकंदर का आक्रमण इसके बाद होता है, क्योंकि ईरानी आक्रमण पहले होता है। निष्कर्ष, ईरानी आक्रमण भारत पर पहला विदेशी आक्रमण था जिसने भारतीय इतिहास में अभिलेखों को लिखवाने की परिपाटी की शुरुआत की थी। ईरानी के आक्रमण के कारण ही यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद आता है भी बौद्ध धर्म वाला, ठीक है। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करें। भूमिका 600 ईसा पूर्व में। अच्छा भी इसकी भूमिका मैं आपको बता देती हूँ, दोनों की ही सेम करनी है भी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग के कारण जो है ना ब्राह्मणों का वर्चस्व घट गया और वैश्य वर्ग का वर्चस्व बढ़ गया, जिसके कारण है ना जो ब्राह्मण धर्म है उसके खिलाफ नए नए धर्मों का विकास हुआ। इन नए धर्मों में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख धर्म के रूप में उभरे थे। अब आपको बनाना है इसका जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के गणराज्य के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका जो है पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 4 संकेत। सिद्धार्थ जब राज्य भ्रमण पर निकलते हैं, ये आपको देखना कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, आपको क्या देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है भी अष्टांगी मार्ग पूछें और आप ये सारा लिख दें, ठीक है। 4 संकेत भ्रमण पर निकलते हैं तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत और एक सन्यासी। ग्रह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह घटना महाअभिनिष्क्रमण कहलाती है, या आप इसको महाअभिनिष्क्रमण पहले पॉइंट बना सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर वृक्ष के नीचे जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब से ही वह स्थान बोध गया कहलाया था। प्रथम उपदेश आप सभी को पता है सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं भाई। उसके बाद है मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में जो है इनको निवारण प्राप्त हुआ था। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाई है। बुद्ध के शिष्यों ने इनके अवशेषों को बांटकर उन पर स्तूप वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना भाई। शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की A.B. जोशी ने 2 भागों में बांटा है, एक है नैतिक, दूसरी है दार्शनिक। बुद्ध ने सभी घटनाओं का कारण तथा प्रभाव को माना है। कारण और प्रभाव को माना है भाई। 4 आर्य सत्य, ये आपका जो है ना जो हमारे पेपर में पूछा गया था वो था भाई कि 4 आर्य सत्य कौन से थे? दुख निवारण, दुख निरोध तथा दुख निरोधिन गामिनी प्रतिपदा। अब इनसे निवारण करने के लिए अष्टांगी यानी मध्यम मार्ग, इसी को बोला जाता है भाई। मेरे को नहीं पता था, मेरा ये प्रश्न गलत हुआ था। अष्टांगी मार्ग, इन दुखों से निवारण, ये तो मेरे को पता था, 8 के 8 मार्ग मेरे को याद थे, लेकिन वो तो नहीं पता था ना, ठीक है, इसलिए गलत हो गया भाई मेरा। और अष्टांगी मार्ग में आपको 8 के 8 ही सम्यक दृष्टि, विचार, कर्म, ये 8 के 8 आपको याद करने हैं। आचरण की शुद्धता में तो पहले ये भी आचरण की शुद्धता में विश्वास करते थे, जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे, ये कर्मवाद में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, अहिंसा का पालन करना, परंतु अहिंसा का पालन कर रहे, लेकिन जैन धर्म में ज़्यादा था भी इसका, ठीक है। निवारण प्राप्ति प्रमुख लक्ष्य था, ये प्रयोजनवादी थे, अनिश्वरवादी थे। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आचरण की शुद्धता, जाति प्रथा का विरोध, अनिश्वरवादी, कर्मवाद में विश्वास, अहिंसा का पालन और निर्वारण प्राप्ति। निष्कर्ष भी आप अपने आप भी लिख लेना, क्योंकि निष्कर्ष और भूमिका आप मैं बताऊंगी तो वो आपको उस टाइम भी याद नहीं रहेंगे, आप अपने ही लिख के आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ये यहाँ लिखी हुई तो लिख के ही नहीं आई थी। जैन संघ पर संक्षेप में एक नोट लिखें। जैन धर्म में एक भिक्षु का जीवन कैसा था? जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो कि पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जो कि अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर थे। जैन जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन संघ
जुम्बिक ग्राम में ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पावापुरी में 11 लोगों को अपनी शिक्षा दी। इन 11 लोगों को 11 भागों में बांटकर 11 गणधरों का निर्माण किया गया। जैन संघ के प्रबंधन कार्य नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना को सौंपा गया था। महावीर स्वामी सर्वोच्च अध्यक्ष थे। सदस्य जैन संघ के सदस्यों को 4 भागों में बांटा गया है, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक तथा श्राविका। इनमें से प्रथम 2 पूरी तरह सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, बाद वाले 2 गृहस्थ जीवन बिताते थे। उसके बाद है त्रिविध मनुष्य। त्रिविध मनुष्य में कौन कौन शामिल हैं भी? अवर्ती, अणुवर्ती और श्रववर्ती। अवर्ती कौन है? जो असाधु, अनार्य और असंयमित थे। अणुवर्ती यह हिंसा आदि के कार्य से दूर रहते थे। श्रववर्ती है पूर्ण आसक्त, सदाचारी, साधु और संयमित थे। ये जो उनका है ना जैन संघ वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो उससे संबंधित है। निष्कर्मण, जैन संघ में ग्रह त्याग को निष्कर्मण कहा गया है। चतुर्थी तथा अष्टमी के अस्तित्व किसी भी दिन ग्रह त्याग कर सकते हैं। महाधम में वर्णन है कि किस प्रकार मेद कुमार ने अपनी दोनों माताओं से आज्ञा लेकर ग्रह त्याग किया था। भिक्षु का जीवन, जैन संघ में भिक्षु को बहुत कठोर और अनुशासित जीवन व्यतीत करना होता था। वे केवल 3 प्रकार के ही वस्त्र पहनते थे, सर्दियों में ऊनी तथा गर्मियों में सूती वस्त्र। भिक्षु तथा भिक्षुणियों के निषेध कार्य, जैन धर्म में भिक्षु तथा भिक्षुणियों को 4 चोरी, हिंसा, असत्य भाषण इनसे दूर रहना होता था। रात्रि का भोजन इन सब की अनुमति नहीं थी। गृहस्थों के पात्रों में भोजन नहीं कर सकते थे। बिस्तर तकिए का प्रयोग नहीं कर सकते थे। 5 अणुव्रती बहुत इंपॉर्टेंट है भी। जैन संघ में शामिल होने पर 5 आर्य सत्य का पालन करना होता था। अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। यह महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रकार जैन संघ में शामिल होने के लिए सबसे जो है अनिवार्य तत्व अनुशासन तथा संयम था, क्योंकि अन्य गुण इन्हीं गुणों पर निर्भर थे। महावीर के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन करें। भूमिका, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन अध्यक्षों को तीर्थंकर कहा जाता था। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में। इसका आप भी कन्फर्म कर लेना कब हुआ था, ठीक है। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, चेटक नरेश की बहन, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। ग्रह त्याग, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सत्य की खोज के लिए ग्रह त्याग कर दिया था। ज्ञान प्राप्ति, 42 वर्ष की अवस्था में रजोपालिका नदी के तट पर जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसको भी कैवल्य कहा गया था। प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिर में विपुंचल पहाड़ियों पर दिया था। इसे वीर शासन उदय कहा जाता था। मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में चुन द्वारा दिए गए भोजन के कारण हुई थी। उसी दिन कार्तिक अमावस्या थी। पंचशील सिद्धांत, जैन धर्म में 5 अणुव्रत थे भाई। अहिंसा, हिंसा न करना, असत्य झूठ नहीं बोलना, असत्य चोरी न करना, अपरिग्रह धन का संचय नहीं करना, ब्रह्मचार्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा दिए गए थे। और 5वां जो है वो ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। महावीर स्वामी ने मानवतावाद की भावना पर बल दिया है। कर्मवाद तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत आपस में संबंधित है। व्यक्ति का संयमित तथा अनुशासन में रहना अनिवार्य है। उसके बाद अभी समाज में फैली कुरीतियों, जाति प्रथा, इन सब का जोरदार विरोध किया गया है। व्यक्ति का अपने मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। अपने उपदेश सरल सामान्य जन सामान्य की भाषा अर्धमागधी में दिए गए योगदान, जैन धर्म के योगदान को हम विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। इसने सामान्य जन, निचली जाति, पंच के विकास को अपना केंद्र बनाया। स्थानीय साहित्य का विकास हुआ क्योंकि जन सामान्य की भाषा अर्धमागधी में दिए गए थे। सजीव तथा निर्जीव दोनों के प्रति सच्ची भावना होने के कारण मानवतावाद को बढ़ावा मिला। स्थापत्य के क्षेत्र में भी विकास हुआ। बाहुबली की मूर्ति इसी का उदाहरण है। गुफाओं का निर्माण तथा कलाकृति शिल्प कौशल का नमूना। आपको पता है भी एलोरा की गुफाएं जो है बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों से ही संबंधित थी। तो गुफाओं का भी विकास हुआ। प्रमुख मंदिर जैसे भी रणकपुर का मंदिर, दिलवाड़ा का माउंट आबू मंदिर, ये आपका राजस्थान में पड़ता है भी, ये भी इसी से संबंधित है। राजनीतिक दृष्टिकोण के प्रत्येक परिदृश्य को प्रभावित किया। सहयोग की भावना को बल मिला। व्यापारिक वर्ग अधिक से अधिक जुड़ पाया। निष्कर्ष, इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर स्वामी के द्वारा स्थापित जैन धर्म ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता और असमानता दोनों बतानी है। भूमिका वही आप लिखेंगे। सबसे पहले आप समानताएं लिखेंगे। जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों ही वैदिक कर्म कांडों की आलोचना करते हैं। दोनों ही धर्म नैतिक आचरण, अनुशासन पर बल देते हैं। दोनों धर्मों में
कर्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत को लक्ष्य माना गया है। भी जैसा कर्म करोगे पुनर्जन्म आपको वैसा ही मिलेगा। दोनों सिद्धांत धर्म की बात कहते हैं। दोनों धर्मों में मानवता के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखा गया। इन सभी समानताओं के बावजूद कुछ विषमता भी देखने को मिलती है। जैसे कि भाई आपको बौद्ध धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं किया जाता था, जबकि जैन धर्म का पुनर्विश्वास है आत्मा में। बौद्ध धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है। बौद्ध धर्म को किसान वर्ग ने अधिक अपनाया है, जबकि जैन धर्म को वैश्य वर्ग ने अधिक अपनाया। आपको पता भी किसान, क्योंकि किसानों को कीड़े मकोड़े मारने पड़ते हैं पैदावार को बढ़ाने के लिए, इसलिए जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अधिक अपनाया। जैन धर्म में अहिंसा का पालन बहुत कठोरता से किया जाता है। गांधार शैली। गांधार शैली का स्थापत्य कला का वर्णन करें। भूमिका। गांधार शैली को ग्रीक रोमन या भारतीय यूनानी शैली भी कहा जाता है। भारतीय तथा यूनानी शैली का मिश्रण है। यूनानी आक्रमण के बाद ही यहाँ पर गांधार शैली का विस्तार हो पाया था भाई। गांधार। अब गांधार क्या है? कुषाण काल में गांधार क्षेत्र में इस शैली का बहुत तेजी से विकास हुआ, जिसके कारण इसे गांधार शैली कहते हैं। बुद्ध की प्रतिमा। ये यूनानी और भारतीय दोनों का मिश्रित रूप है भाई। बुद्ध की पहली प्रतिमा का निर्माण मथुरा शैली में हुआ था, लेकिन बुद्ध की ज्यादातर मूर्तियां जो हो वो गांधार शैली में बनी है। सामग्री कैसी प्रयोग की जाती थी? भी स्लेटी पत्थर का अधिक प्रयोग किया जाता था। बुद्ध की तुलना किससे की गई है? जो यूनानी देवता है ना अपोलो, उससे की है। और अपोलो किसका देवता था? सूर्य का। विषय। गांधार शैली में बौद्ध धर्म की भावनाओं को नहीं दर्शाया गया है, परंतु इनका प्रमुख विषय जो है वो बौद्ध धर्म ही है। उसके बाद है भी गांधार शैली की प्रमुख विशेषताएं। गांधार शैली की प्रमुख विशेषताएं। इस पर भारतीय तथा यूनानी दोनों ही शैलियों का मिश्रित प्रभाव है। बुद्ध के शरीर को यथार्थ रूप में दिखाया गया है। शारीरिक संरचना में सुंदर सुडौल शरीर तथा मांसपेशियां दिखाई गई हैं। पारदर्शी तथा सिलवटों वाले वस्त्रों को केंद्रित किया गया है। अनुपम नक्काशी की गई है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को विषय बनाया गया है। जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। बुद्ध और बोधिसत्व का चित्रण हुआ है। निष्कर्ष। गांधार शैली को भारत में अन्य शैलियों का जन्मदाता माना जाता है, परंतु गुप्त काल में मथुरा शैली का विकास अधिक हुआ था। अगला क्वेश्चन है मथुरा शैली का विस्तार से वर्णन करें। भूमिका। मथुरा शैली का विकास भारत के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मथुरा में हुआ, जिसके कारण इस शैली को जो है मथुरा शैली कहा जाता है। उत्थान। ईसा की प्रथम शताब्दी से उन्नति करते हुए मथुरा शैली आने वाले समय में उत्तर भारत की सबसे प्रमुख शैली बन गई। बुद्ध की प्रतिमा। आप सभी को पता है कि पहली प्रतिमा जो है वो बुद्ध की मथुरा शैली में बनी थी। स्वर्णिम काल। मथुरा शैली का स्वर्णिम काल गुप्त काल को माना जाता है। इसमें मथुरा शैली का बहुत अधिक विकास हुआ था। क्षेत्र। मथुरा शैली में निर्मित मूर्तियां पश्चिम में पेशा वर्ग से मध्य एशिया तक, पूर्व में श्रावस्ती से सारनाथ तक भेजी जाती थी। कुषाण काल में निर्मित जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां जो कि मथुरा शैली में विनिर्मित है, मथुरा से प्राप्त हुई हैं। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं भाई? मथुरा शैली में विशालकाय मूर्तियों का निर्माण हुआ है। शरीर का धड़ नगन तथा दक्षिणी भाग जो है वो सिलवटों के कपड़ों से युक्त है। सफेद चित्तेदार लाल स्लेटी पत्थर का उपयोग किया गया है। मुख पर प्रभा तथा आभा मंडल है। दिव्यता की अभिव्यंजना की गई है। बुद्ध को सिंहासनासीन दिखाया गया है। शरीर की बनावट गोल तथा मस्तिष्क मंडित है। निष्कर्ष। मथुरा शैली उत्तर भारत की प्रमुख शैली है। इस शैली में बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति अधिक बनाई गई। ये तो भी गांधार और मथुरा शैली। इसके साथ साथ है ना नए क्वेश्चन बनाए थे। पिछली बार एलोरा की गुफा वाला क्वेश्चन आया था, तो एलोरा और अजंता की गुफाएं और नागर वो तो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली यानी कि मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियाँ ये आपको खुद से बनानी है। ठीक है, तो एक बार दिखा देती हूँ ये भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के एक अद्वितीय कला केंद्र के रूप में एलोरा का आकलन करें। भूमिका। महाराष्ट्र में स्थापित अजंता तथा एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं को दर्शाती हैं। यहाँ पर हम एलोरा की गुफा की चर्चा करेंगे। अगर जब अजंता वाला करेंगे तो सेम आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे कि अजंता की गुफा की चर्चा करेंगे। एलोरा की गुफा। ये गुफाएं विभिन्न धर्मों की परंपराओं को दर्शाती हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर, मठों और तीर्थ स्थानों का एक विशाल परिसर है। आपको पता है कि एलोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है। टोटल इसके अंदर 34 गुफाएं हैं, जबकि जो अजंता की गुफा है उसमें 29 टोटल हैं, जो 25 जिसमें से जो है वो उसके लिए हैं, और 4 में क्या किया गया है भाई, आपका प्रार्थना ग्रह है, और वो सिर्फ आपका कौन से धर्म से संबंधित है वो आप लोगों को बताना भी, बौद्ध धर्म से। अवस्थिति। ये गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। संख्या यह 34 गुफाओं का समूह, जिसमें 17 ब्राह्मण की हैं, 12 बौद्ध की हैं और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। विकास।
5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा विकसित की गई है। इनकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा की गई थी। यूनेस्को स्थल 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अजंता को भी 1983 में किया है और एलोरा को भी 1983, तो दोनों में सेम पॉइंट आएगा भाई। प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? कैलासा या कैलाशनाथ की जो गुफा है, जिसकी संख्या नंबर 16 है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका नाम जो है ना हिमालय के कैलाश पर्वत के नाम पर पड़ा है। संरक्षण एलोरा स्मारकों के संरक्षण में राष्ट्रकूट, कलचुरी, चालुक्य और यादव शासकों का हाथ रहा है। निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि एलोरा की गुफाएं विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं में अपनी विशेषता रखती हैं। इसके बाद है भाई अजंता। अजंता में आपको क्या लिखना है? अवस्थित है। ये गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। संख्या गुफाओं की कुल संख्या 29 है, जो कि सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 25 का प्रयोग जो है भाई आवासीय, 25 को बिहार या आवासीय गुफा का दर्जा प्राप्त है, जबकि जो 4 है वो चैत्य तथा प्रार्थना हॉल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। संरक्षण वाकाटक राजा, जिसमें बिहारी सेना एक प्रमुख था, उसने इसका संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। विकास अजंता की गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। जानकारी अजंता की गुफाओं की जानकारी फाहियान और हिंद तसांग की यात्रा वृत्तांतों में दी गई है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी, इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का प्रयोग करके दर्शाया गया है। लाल रंग की अधिकता, नीले रंग की अनुपस्थिति, यानी कि लाल रंग का अधिक प्रयोग है, नीले रंग को नहीं यूज किया गया है। चित्रों में बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध और जो जातक कहानी, क्योंकि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, इसलिए बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। यूनेस्को स्थल 1983 में इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अच्छा भाई, ये आपको बनाना है क्वेश्चन। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली अधिकतर उत्तरी भारत में प्रचलित थी। संदर्भ में नागर शैली की स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इसी प्रकार से नागर शैली का, द्रविड़ शैली का और बेसर शैली का, ये तीनों ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। एक क्वेश्चन आया था भी यूनानी सभ्यता की प्रमुख देन, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे नोट्स में नहीं है क्योंकि मैंने अभी नया बनाया था, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ भाई। ये था भी क्वेश्चन, यूनानी सभ्यता की विश्व को क्या देन है। थोड़ा शायद घुमा फिरा के भी दिया हुआ, वो उसमें दिया हुआ था, पॉइंट्स दिए हुए थे, दर्शन दिया हुआ था, इस तरीके के पॉइंट्स थे। तो भूमिका, यूनानी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यूनानी सभ्यता ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। दर्शन, यूनानी सभ्यता, यूनानी दर्शन ने दुनिया की विश्वा प्रणाली, सांस्कृतिक मूल्य और कानूनी संहिताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महान दार्शनिक अरस्तु और प्लेटो यूनानी सभ्यता की ही देन है। कला और साहित्य, यूनानी कवि, नाटककार, मूर्तिकार, कलाकार की कृतियां दुनिया भर में आदर्श मानी जाती हैं। उसके बाद है भी राजनीति, जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था के सिद्धांत विश्व को यूनानी सभ्यता की देन है। यूनानियों ने राजनीति में बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए हैं। साहित्य, प्राचीन यूनान में अत्यंत उच्च कोटि का साहित्य की रचना की गई है। इसमें उच्च कोटि के आज भी आदर्श माने जाते हैं। महाकाव्य, आपको पता है भी होमर के द्वारा इलियड और ओडिसी की रचना की गई थी और ये सारे यूनान से संबंधित हैं। इतिहास, प्राचीन यूनान को ही इतिहास का पिता आपको पता भी हेरोडोट्स। हेरोडोट्स कहाँ से संबंधित था? यूनान से। स्थापत्य, यूनानियों का स्थापत्य पक्ष अत्यंत जागरूक था। वे सौंदर्य के पुजारी थे। डोरिक शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना, यानी गांधार शैली का जो विकास है वो यहीं पर होता। आप गांधार को बिल्कुल अलग से एक पॉइंट भी बना सकते हैं। विज्ञान, यूनान ने वैज्ञान खोज और चिंतन को पूरे विश्व में फैलाया। अरस्तु, जिसके सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान का श्री गणेश किया। चिकित्सा शास्त्र में भी यूनानियों की ही देन से अछूता नहीं है। डोनियन चिकित्सा शास्त्र के पिता हिप्पोक्रेटिस भी यूनान से ही संबंधित थे। रेखा गणित, पाइथागोरस रेखा गणित का सबसे महान वो माना जाता, जो कि यूनान का ही था भी। गांधार कला, मूर्तिकला के क्षेत्र में गांधार कला यूनानी सभ्यता की ही देन है। खेल, यूनानी सभ्यता में आरंभ से ही खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ओलंपिक खेलों, जो इसने प्रासंगिक है आज के समय में भी यूनानी सभ्यता की ही देन है। 2024 के पेरिस में हुए हैं भी ओलंपिक गेम। निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनानी सभ्यता ने अपनी देन के से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो गुप्त और मौर्य वाला रह गया है भाई, वो दूसरी वीडियो में बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। लेकिन इसमें हमने ना मोस्टली बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गांधार शैली, मथुरा शैली, ये सारे कवर कर लिए हैं भी। ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण। तो एक बार आप इसके ना स्पीड ज़्यादा करके, वैसे तो मैंने पहले ही स्पीड में करवाए हैं, अपनी फास्ट रिविज़न जरूर ले लेना भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई सभी को।